even if you're doing the same thing, you know that in 1 year you will achieve what they achieved. सो हेलो गाइस एंड वेलकम एवरीवन टू यूनिकॉर्न एट MNIT। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल और उनके बिजनेस वेंचर कैपिटल ओयो रूम्स के बारे में कि क्या कुछ ऐसी बिजनेस प्रैक्टिसेस और ऐसी स्ट्रेटजीज रही हैं जिसकी वजह से ओयो आज इतना सक्सेसफुल बन पाया है, और क्या मेजर्स रितेश अग्रवाल ने अडॉप्ट किए अपनी लाइफ में जिसकी वजह से आज वो इतने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर भी कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो इन्होंने सबसे पहले मैं हाईलाइट करना चाहूँगा रितेश अग्रवाल के बैकग्राउंड के बारे में। उनको हमेशा से बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत इंटरेस्ट था। उनको कोटा पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन वहाँ उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आया और वो दिल्ली चले आए, जहाँ पर उन्होंने ओरेबल स्टेप प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की स्थापना की थी। पर ये स्टार्ट नहीं है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जब उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद था, तो ट्रैवलिंग के टाइम पर उन्होंने एक बहुत ही मेन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि जो चीप होटल्स हैं, जो सस्ते होटल्स हैं, उनका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हायर क्लास अथॉरिटी का जो व्यक्ति होता है वो अच्छा पैसा देकर एक्सपीरियंस ले लेता है, लेकिन जो मिडिल क्लास और मीडियोकर व्यक्ति है उसको जो एक्सपीरियंस मिल रहा है होटल में जाकर वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, तो द मेन आइडिया वॉज to create great living spaces for the common man. I highlight my point. The idea was to create great living spaces for common man. तो इसी सोच के साथ उन्होंने ओरेबल स्टेप प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी 2012 में स्टार्ट की और वो गुड़गांव चले गए। गुड़गांव के एक मार्केट प्लेस में जाकर उन्होंने एक होटल था, वहाँ पर जाकर उनके होटल के मालिक को अप्रोच किया और कहा कि देखिए मैं आपके लिए कुछ इंटीरियर इंप्रूव करूँगा, कस्टमर एक्सपीरियंस को हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, अगर प्रॉफिट होता है तो उसका 50% मैं रख लूँगा और अगर लॉस होता है तो कम्प्लीटली मैं उठाऊँगा। ठीक है, तो उसके लिए होटल का मालिक मान गया और उन्होंने वो दिल्ली के ही सदर बाजार गए, कुछ इंटीरियर का सामान लेकर आए, फर्निशिंग की, कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए इंटीरियर वगैरह को काफ़ी इंप्रूव किया, अच्छे से एकदम फिनिश टच दिया उसको फाइनल, और उसके बाद उन्होंने इसकी स्टार्टिंग कर दी। ठीक है, तो धीरे धीरे देखा गया तो उनका ये आइडिया वाकई में सक्सेसफुल होने लगा। तो उनको वेंचर नर्सरी नाम की एक बहुत ही फेमस कंपनी से 30 लाख रुपीस की फंडिंग भी मिल गई उनके आइडिया के लिए, जिसके बाद वो कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए जी जान से दिन रात लग गए। इसमें एक चीज़ बहुत हाईलाइट करने वाली ये है, क्योंकि अभी जो उनका बिजनेस मॉडल है वो उतना स्केलेबल नहीं हो पाया है, तो जो भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जो फर्नीचर है, अंदर का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको फिजिकल टच और जो फिनिश है उसका जो कॉस्ट लग रही है वो उनको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही थी। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने फिर क्या किया, इसको स्केलेबल करने का सोचा, मतलब इसको टेक्नोलॉजी से इम्प्रूव करेंगे और उसको बड़ा बनाएंगे। इसको उन्होंने फिर उसके बाद क्या किया, इसका बिजनेस एक्सपेंशन, अपने आइडिया को एक्सपेंड करना है। देखिए, बिजनेस को अगर एक्सपेंड करना है, स्केलेबल बनाना है, तो टेक्नोलॉजी तो लगेगी ही। तो इसी के साथ साथ तो ओरेबल स्टेप प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदलकर ओयो रख दिया गया, ऑन योर ओन। ओयो स्टैंड्स फॉर ऑन योर ओन। और इसी के साथ ओयो अपने हायर रेवेन्यू, रिपीट कस्टमर, एफिशिएंट ऑपरेशन और हायर CRM के लिए जाना जाने लगा। ठीक है, अब ये चारों चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही थी, तो उन्होंने जिन लोगों को स्टार्टिंग में अप्रोच किया था उन्होंने कहा था ठीक है अब इसको और स्केलेबल बनाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने फिर अपने और इसी के साथ साथ और प्रॉपर्टीज़ वो एक्वायर करने लगे हायर सिटीज़ में, जैसे दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई जैसी सिटीज़ में भी उन्होंने एक्सपेंड करना स्टार्ट। देखिए, कोई भी चीज़ एक रात में नहीं बनती, हर ओवरनाइट सक्सेस के पीछे कम से कम 5 साल का स्ट्रगल होता है, ये चीज़ हमको समझनी होगी। ठीक है, तो आज दुनिया भर में ओयो मोर देन 12 कंट्रीज़ में एक्सपेंड कर रहा है। ओयो ने आज तक कभी किसी को कॉपी कैट नहीं किया और ओयो की मोर देन 50 कॉपी कैट कंपनीज बन चुकी हैं अब तक। ठीक है, जैसे अगर आप नाम सुनना चाहेंगे तो ग्रैब हाउस, 5 होटल्स, विस्टा रूम्स, जेनीफाई, नो ब्रोकर, इस तरीके की कंपनीज ने ओयो के बिजनेस मॉडल को इमिटेट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अपने फास्ट मूवर एक्सपीरियंस की वजह से, अपनी टेक्नोलॉजी इनोवेशन और अपने कैलकुलेटिव और बिजनेस मेजर्स की वजह से ओयो अपने मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करके रखे हुए, और बाहर से कंपनीज अब भी आकर ओयो को मात नहीं दे पा रही। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि ओयो ने एयरबीएनबी के बिजनेस मॉडल को भी पीछे छोड़ा है। एयरबीएनबी भी एक बहुत बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी है जो कि सैन फ्रांसिस्को से स्टार्ट हुई है, और वो इससे पहले
ओयो से भी बहुत बड़ी थी। आज इंडिया में ओयो ऑब्वियसली एयरबीएनबी से बहुत ज़्यादा पावरफुल है और एयरबीएनबी ओयो को बिल्कुल भी अपनी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में बीट नहीं कर पाई। तो अब इसी के आगे मैं सबसे पहले पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूँगा, जिसे हम नाम दे सकते हैं एसेट लाइट स्ट्रेटजी। देखिए, इसमें मेन फोकस क्या है कि एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है जिसमें सारे होटल्स अनऑर्गेनाइज्ड हैं। एक ऐसा होटल का पूरा कंप्लीट सेक्टर है जिसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया है। उन्होंने उस 90% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को उठाया और उसको ऑर्गेनाइज्ड किया, एफिशिएंट बनाया और इसके साथ उसको एक कस्टमर की जो बेसिक प्राइस लाइन होती है ना 1000 से 2000 रुपीज़ के आसपास की, जिसमें एक मीडियोकर फैमिली का जो कस्टमर है, मीडियम क्लास फैमिली का कस्टमर है, उसको अफोर्ड कर सके, तो उसको उस रेंज में ले आए। तो इस तरीके से क्या हुआ, क्योंकि सिंपल इकोनॉमिक्स, प्राइस डाउन हो गया तो इस वजह से क्या हुआ, स्केलेबल हो गया। समझ रहे हैं आप? तो ये हुआ उनका फर्स्ट कैलकुलेटिव और बहुत ही एफिशिएंट मेजर। अब क्योंकि यहाँ पर कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है, तो इसी के साथ हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है एंड टू एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कस्टमर एक्सपीरियंस। जो भी परेशानी है, इवन अगर आप ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल के कई सारे जो इंटरव्यूज़ हैं, ठीक है, इवन चेतन भगत ने उनका इंटरव्यू लिया, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने भी उनका इंटरव्यू लिया हुआ है, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। उसमें वो हमेशा यही बात हाईलाइट करते हैं कि अगर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वो उनकी गलती है। वो इन्वेस्टर को कभी ब्लेम नहीं करते, वो एम्प्लॉयज़ को कभी ब्लेम नहीं करते। वो हमेशा ये कहते हैं कि कस्टमर का जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, उसके लिए एंड टू एंड हम जिम्मेदार हैं और उसका इंप्रूवमेंट करना, उसका फीडबैक लेना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। तो इसी नेक इरादों के साथ आप ये देखिए, इन्वेंट्री और प्रॉपर्टी दोनों पहले से एग्जिस्ट कर रही है, बस कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करना है। तो उसके लिए ईज ऑफ होटल सर्च, ईज ऑफ बुकिंग, चेक इन ईजी हो जाए, चेकआउट ईजी हो जाए और एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस भी मिल जाए, एक बहुत डिसेंट सा वंडरफुल एक्सपीरियंस भी मिल जाए एक मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति को। तो इसी डायरेक्शन में उन्होंने एफर्ट्स अपने डायरेक्ट किए और आज हम रिजल्ट देख सकते। इसी के साथ आ जाते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस के बाद, एंड टू एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बाद आ जाते हैं तीसरे नंबर पे ऑडिट मैकेनिज्म, या मैं कहना चाहूँगा प्रेडिक्टेबिलिटी विल ब्रिंग रिपीटेबिलिटी। जो भी कंपनी कुछ ऐसे स्टेप्स ले रही है जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ साथ उनको रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट आ रहा है, क्या कर रहे हैं, उसको रिपीट कर देते हैं। एक ऑडिट मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया, 6 होटल्स के ऊपर एक क्लस्टर मैनेजर को रखा जो क्या करेगा, हर बार जाकर ऑडिट करेगा, हर होटल का, हर जगह का, हर रूम का जाकर एनालिसिस करेगा कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें ठीक है। और ये इस बात का ध्यान देगा कि इन फील्ड्स में जो रूम्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फैन, एसी, फूड, वाईफाई स्पीड, रूम क्लीनिंग, अप्लायंस, रूम एमिनिटीज, बेड। इस तरीके की जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये ठीक तरीके से कस्टमर को पहुंच पा रही हैं या नहीं, ये क्लस्टर मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो उन्होंने इसको इस तरीके से उन्होंने इसको हायरार्चिकल वे में बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कर दिया। तो अब इससे क्या हो गया, अफोर्डेबिलिटी आ गई। अफोर्डेबिलिटी पहले से आ चुकी है, प्राइस लाइन इतना गिरा चुके हैं वो, ठीक है। प्रेडिक्टेबिलिटी आ गई, एक बार कस्टमर क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, वो कस्टमर उनके विंडो सिस्टम में जाकर देख रहा है, अच्छा रूम ऐसा दिखता है। जब वो एक्चुअली में जाकर एक्सपीरियंस कर रहा है तो भी वो रूम वैसा ही दिख रहा है, ठीक है। तो अफोर्डेबिलिटी है, प्रेडिक्टेबिलिटी भी है, कस्टमर रिपीट होगा आकर दोबारा से। और तीसरी हो गई अवेलेबिलिटी, ईज ऑफ बुकिंग उन्होंने बहुत इंप्रूव कर दी, ठीक है। तो और ये सब कस्टमर को ऑनलाइन ही दिख जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि उसको होटल जाना पड़ रहा है और फिर पूछना पड़ रहा है कि रूम है कि नहीं। ही जस्ट कैन गो ऑन द ऐप एंड ही कैन सी वेदर रूम इज अवेलेबल और नॉट। और तो इस तरीके से क्या हो रहा है, कस्टमर के लिए बहुत आसान हो जा रहा है, समझ रहे। तो अब इस ऑडिट मैकेनिज्म ने कंपनी के अंदर बहुत सारे अच्छे और पॉजिटिव चेंजेस किए, ठीक है। तो अब ये भी हो चुका है, ये 3 चीजें भी हो चुकी हैं, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी। तो अब आता है स्केल और स्पीड, कि कितनी तेजी से कंपनी ग्रो करे और स्केलेबल हो जाए। के साथ आ जाता है हमारा चौथा बहुत ही एसेंशियल प्री रेक्विजिट जो उन्हें स्केल करने में, बिजनेस को स्केल करने में और स्पीड बढ़ाने में हेल्प करेगा, और वो है टेक्नोलॉजी। समझ रहे। देखिए, रितेश अग्रवाल एक एंटरप्रेन्योर और एक स्किल्ड माइंडसेट के व्यक्ति थे। टेक्नोलॉजी को इंपॉर्टेंस को वो बहुत बचपन से समझते थे। बोलते हैं कि वो 8 साल से कोडिंग किया करते थे, ठीक है। तो उनको ये समझ में आया कि टेक्नोलॉजी जो है ना, सिर्फ टेक्नोलॉजी इज द ओनली थिंग जो कि कस्टमर के एक्सपीरियंस को एकदम स्मूथ बना सकती है और उनके जो बिजनेस को है उसको स्पीड दे सकती है, ठीक है। तो मतलब उन्होंने एक तरीके का सिस्टम बना दिया कि 5 सेकेंड में 3 क्लिक और रूम बुक। वो अच्छी तरीके से इस बात को समझते थे कि एक बार टेक्नोलॉजी है
तो स्पीड है और उसी स्पीड से आप अपने कंपटीशन को किल कर सकते हैं। देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ चुका था, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा उन्होंने ऐसे उठाया कि उन्होंने एक प्रोप्रिएटरी टूल ऑफ मोबाइल ऐप फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डिवाइस किया जिसकी वजह से उनकी कंपनी में जो टॉप ऑफिशियल्स बैठे हैं, तो कहीं पर जहां पे भी उनको स्केल करना है या जहां पे भी उनको प्रोसीड करना है अपना बिजनेस मॉडल, तो वहां पर उनको प्राइसेस डिटरमाइन करना है, ठीक है, कि कहां पर हम कितने प्राइसेस रखेंगे, ठीक है, तो कितना प्राइस रेंज काफ़ी ठीक रहेगी जिससे हमको भी फायदा रहे और जिसकी भी प्रॉपर्टी का या होटल का हम यूज़ कर रहे हैं उस व्यक्ति को भी फायदा मिले, ठीक है। तो इससे उनको क्या क्या चीज़ें मालूम पड़ जाती थी, रेट ऑफ रिटर्न, येल्ड, अर्निंग और इन्वेंट्री का आइडिया लग जाता था, जिससे क्या होता था, प्राइस पॉइंट की डिटर्मिनेशन आसान हो जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी ने उनकी बहुत हेल्प की। एंड मैं आपको सच बता रहा हूँ, उनके खुद के इंटरव्यू में अगर आप जाकर सुनोगे तो उन्होंने खुद ये बात एक्सेप्ट की कि कोविड-19 पैंडेमिक का जो 2 साल का समय था उसने उनको बहुत सारा समय दिया अपनी टेक्नोलॉजिकल वर्क पे काम करने के लिए, ठीक है। तो वो खुद मानते हैं कि जो कोविड-19 था वो एक्चुअली उनके लिए गेम चेंजिंग साबित हुआ, क्योंकि वो बहुत सारे अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में काम कर पाए और टाइम दे पाए अपने आप को, क्योंकि उस टाइम पर तो काफ़ी सारा जो फिजिकल एसेट था बिजनेस का, ठीक है, वो सारा बहुत रुका हुआ था। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ अब 5वां ऐसा फैक्टर आ जाता है जिसने उनके बिजनेस को एकदम स्केलेबल और बहुत स्पीड से आगे बढ़ाया, और वो था फोकस्ड टीम फॉर एक्विजिशन एंड एक्सपेंशन। अब इस टीम का ये काम हुआ करता था कि नई प्रॉपर्टीज़ के साथ कैसे पार्टनरशिप बिल्ड की जाए, ठीक है, और कैसे इस बिज़नेस को स्केलेबल बनाया जाए जिससे दोनों लोगों को फ़ायदा होता रहे, कस्टमर को भी अच्छा एक्सपीरियंस मिले, इसके साथ साथ जो जिनकी प्रॉपर्टी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंसान भी सेटिस्फाइड रहे और ये अपना भी रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ। और उसी टीम की बदौलत, अपने उन्हीं टॉप ऑफिशियल्स की बदौलत, अपनी लीडरशिप, अपने मैनेजमेंट स्किल्स के बदौलत आज ओयो 15 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेशनल है और 2023 तक ओयो का ये एम है कि वो 25 लाख रूम्स को ओयो से कनेक्ट कर सके, जो कि पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप कंपनीज से भी डबल है। आप समझ रहे हो ना, इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 10 ऐसी कंपनीज हैं जो होटल मैनेजमेंट की चेन्स में काम कर रही हैं। आपने नाम सुना होगा, ओबरॉय, ताज, ठीक है, ओबरॉय, ताज, कार्लसन, यूनम ट्री, रेडिसन ब्लू, मैरियट, हायट, यही जयपुर में पास में ही है, ठीक है। तो एक्सपेंशन अगर फास्ट है तो अब मिस्टेक्स भी होंगी, मतलब अपनी टीम के बदौलत और अपने मैनेजमेंट स्किल्स और लीडरशिप की बदौलत बहुत अच्छे से कंपनी को मैनेज कर रहे हैं और एक्सपेंड भी कर रहे हैं। अब आप देखिए क्या होता है कि बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलती कर रहे हैं तो वो गलती भी उतनी ही स्पीड से एक्सपेंड होती है, ठीक है। तो इसी के साथ आ जाता है फीडबैक। छठा फैक्टर उनका एक बहुत अच्छा हैबिट रहा है कि वो अपने कस्टमर से फीडबैक लेते रहे, ठीक है, अपनी गलतीज को हमेशा एक्सेप्ट किया। आई रिपीट अगेन, अगर आप उनके इंटरव्यूज जाकर सुनोगे तो अपने कस्टमर को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, और अपनी गलती को फौरन मानना, ये एक एंटरप्रेन्योर की एक ऑनेस्टी को दर्शाता है, ठीक है। अगर आप बिजनेस में ऑनेस्टी नहीं है तो आप कभी भी स्केलेबल या फिर आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वेंचर डेवलप नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। तो अपनी मिस्टेक को मानना बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए फीडबैक टू फीड फॉरवर्ड का सिस्टम वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो सिक्स्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर है। और इस सिक्स्थ मेजर के बदौलत क्या है, जैसे आप कस्टमर हैं और आप होटल में जाते हैं और आपको कोई चीज़ ठीक नहीं मिल रही है तो आप बाकायदा तुरंत मैनेजर को कंप्लेन कर सकते हैं, बाकायदा आपकी प्रॉब्लम को सुना जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो उस होटल को ओयो सच में डीलिस्ट कर देता है, समझ रहे हैं। तो एक तरीके से कस्टमर के हाथ में पावर आ गई। पहले क्या होता था, ये चीज़ ख़राब है, बेडशीट्स ख़राब हैं या फिर टॉयलेटरीज क्लीन नहीं है, ये सारी चीज़ों की कंप्लेंट सुनने वाला पहले कोई नहीं था, लेकिन अब ओयो है, ओयो सुनता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि अब नाउ कस्टमर इज़ द किंग। तो इसी तरीके से क्या होता है, उन्होंने एक ऑनेस्टी, एक पार्टनरशिप अपने कस्टमर के साथ भी बिल्डअप की, जिससे क्या होता है कस्टमर रिपीट बढ़ता चला गया। आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से ग्रेट क्वालिटी, यूनिफॉर्म प्राइस, बेस्ट लोकेशन, जैसे कि मॉल के पास, एयरपोर्ट के पास, कॉर्पोरेट हब्स के पास होटल्स ओयो के होते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म, क्वालिटी, प्राइस, स्टैंडर्डाइजेशन और स्टाफ ट्रेनिंग, इस सब के साथ ये बहुत स्केल अप करते चले गए। और ओयो आज भी अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके उनको तुरंत ऑडिट करके ठीक करता है और अपने कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की। और इसी के साथ आ जाती है उनकी 7th स्ट्रैटेजी, ह्यूमन इंटरवेंशन। देखिए, आप कितनी भी इन्वेंट्री ले आइए, आप कितना भी ऑटोमेटिक कर दीजिए अपने स्टार्टअप को, अपने बिजनेस को, लेकिन जब तक ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा, जब तक
ह्यूमन टच नहीं आएगा उसमें, आप समझ रहे हो ना, फीलिंग्स कि आप कोई बात को समझने वाला हो, तब तक चीज़ वर्क नहीं करती। इस 7th फैक्टर को आप बिल्कुल भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, और वो है लोएस्ट एट्रिशन विद कंटिन्यूस ट्रेनिंग। देखिए, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो एक एम्प्लॉई है, तो उसको प्रॉपर तरह से ट्रेनिंग देना कि कैसे वो कस्टमर की भावनाओं को समझे और उसको उस हिसाब से सर्विसेज रेंडर कर पाए। क्या करते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं, उसकी विल पावर को चेक करते हैं, हार्डवर्क करने में कितना हार्डवर्क करने के लिए वो तैयार है या नहीं है, उसके मैनेजमेंट स्किल्स, उसके लीडरशिप स्किल, इन सभी एरियाज़ में उसको ट्रेन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उनको फील्ड, एक तरीके से आप बोल सकते हो, उसको सर्विसेज के लिए रेंडर करने के लिए देते हैं, ठीक है। तो ओयो इस बारे में भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक। तो इस वजह से आज आप देख सकते हैं कि इन्हीं सारे 7 फैक्टर्स के बदौलत आज ओयो ने एयरबीएनबी को भी इंडिया से उखाड़ दिया। यस, आई वुड यूज़ द सेम वर्ड, क्योंकि आप ये समझिए, अगर आप एयरबीएनबी वर्सेस ओयो करेंगे तो देखिए, एयरबीएनबी क्या करता है कि दूसरे के पर्सनल अपार्टमेंट्स और पर्सनल होल्डिंग्स को, मतलब पर्सनल रूम्स को देता है, जबकि ओयो क्या कर रहा है, होटल्स को दे रहा है, ठीक है। अब इसकी वजह से एक चीज़ क्या होती है कि एयरबीएनबी पे अगर मालिक चाहे तो क्या कर सकता है, आपकी बुकिंग को कैंसिल कर सकता है, लेकिन ओयो पे ऐसा नहीं होगा। होटल है, आप बुकिंग करेंगे तो उसका कैंसिलेशन नहीं होगा, कोई भी कैंसिल नहीं करेगा, आप खुद ही अपनी मर्जी से कैंसिल कर सकते हैं। तीसरा हो गया अनप्रेडिक्टेबल। एयरबीएनबी पे बहुत प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं रहती बिल्कुल भी, ठीक है, मतलब अनसर्टेनिटी रहती है, पता नहीं लिस्टिंग होगी कि नहीं होगी, बिडिंग बहुत होती है। लेकिन ओयो पे आप जाएंगे तो आपको आप प्रेडिक्टेबल है सब कुछ, ठीक है, आपको मार्क प्राइस उस पर दिख रहा है, सब कुछ आपको दिख रहा है, आपको बुकिंग सब शो होती है, ठीक है। अब इसी के साथ आ जाता है आपका नो वेरिफिकेशन। मैं वेरिफिकेशन क्यों, एयरबीएनबी पे वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, मतलब इसका मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है एक तरीके की, ठीक है। तो मतलब उसका जो ग्राउंड एक्सपीरियंस है, एयरबीएनबी उसको कभी स्टेट नहीं कर पाएगा, जबकि ओयो क्या है, बाकायदा प्रॉपर आपको ग्राउंड एक्सपीरियंस आपको प्रिडिक्ट करके देता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं एक ट्रस्ट वर्दी स्टेप है, जो उसकी वजह से कस्टमर्स जो है ओयो पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रेंड मैन पावर, मैंने इससे पहले बताया, ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना कोई भी बिजनेस, आप सब चीज़ें ऑटोमेटिक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ह्यूमन इंटरेक्शन गिव्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट टच टू द थिंग्स, ठीक है। तो ह्यूमन इंटरवेंशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ट्रेंड मैन पावर, और इसके बाद हाई टेक टेक्नोलॉजी में ऑब्वियसली ओयो ने बहुत इनोवेशन किया है, ठीक है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, और टेक्नोलॉजी ही वो रीज़न है जिसकी वजह से आज ओयो इतना सक्सेसफुल हो पाया, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे एंड keep learning, keep trying to explore new things so that we can build a positive community with a very affirmative mindset towards business and entrepreneurship. Thank you and have a very nice day.